नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण जब उस बूढ़े आदमी की सारी ही बातें सुनता है कि अनिका के 3 गुरु थे। एक गुरु जो के बलबीर सर थे, जिससे उन्होंने वहाँ पर अपनी फाइटिंग सीखी थी, तो दूसरी गुरु थी यहाँ पर डॉक्टर अमृता, और तीसरा मैं। इन तीनों से ही उसने सच में वो बहुत ही एडवांस लेवल की एक होनहार लड़की बन गई थी। लेकिन हाँ, अब अनिका को शायद मेरे बारे में कुछ पता नहीं था कि मैं अभी किस हाल में हूँ। इधर जैसे ही उसकी ये बातें अब यहाँ पर करण सुनता है तो करण बड़ा ही परेशान होता है, और अब वो अपने मन में सोचता है कि अनिका एक नॉर्मल लड़की नहीं है। अब वो ये बात धनंजय को बताता है। इधर ये सभी बातें हो रही थी और यहाँ पे अब करण और राजीव गुलेरिया को पता चलता है कि यशवंत ने एक ड्रग बनाया था जिसका टेस्ट यहाँ पर करण और राजीव के ऊपर ही हुआ था, जिसके बारे में ये दोनों अभी अनजान थे। इधर अब करण ये सोचते ही कहता है मुझे अभी के अभी गुलेरिया हाउस जाना है। उसकी बात को सुनकर अब राजीव कहता है तुम अभी शांत करो, और अब वो धीरे धीरे करण को शांत करने की कोशिश करता है। अब राजीव कहता है हम कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम सोल्व होती नहीं है कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखो ना, हम यहाँ पर आए तो थे किंग के बारे में पता करने, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसी बातें खुल रही हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। एक प्रॉब्लम हमारी खत्म होती नहीं है, उससे पहले हमारी दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई है। अगर मेरा बाप सामने आ गया ना, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि क्या मिल गया उन्हें हमारी जिंदगी को बर्बाद करके। क्योंकि सच में मुझे नहीं पता था कि हमारी बॉडी में इस ड्रग को इंजेक्ट किया है, और वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे बच्चों के का पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे भी हैं। अगर सच में उन लोगों को हमारे बच्चों के बारे में पता चल जाता तो फिर तो पता नहीं क्या होता। और हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ रुके नहीं। अरे भला कौन बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है। उल्टा उनके हाथ तो हमारे बच्चों तक भी पहुंच गए थे। उन्होंने तो हमें तो छोड़ो, हमारे बच्चों तक भी नहीं बख्शना चाहा। और मुझे देखो, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, मैं तो उनका ही साथ दे रहा था। क्योंकि सच में कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ था। अरे मेरे बच्चों को तो छोड़ो, जब उन्होंने मुझे ही नहीं छोड़ा, और मैं अभी तक उन्हीं बातों से अनजान था। करण, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना, क्योंकि धोखा, सबसे बड़ा धोखा तो यहाँ पर मेरे साथ हुआ है, और उन सब में हमारा बाप ही शामिल है। तो अब करण तुम ही बताओ ना कि अब हम कर ही क्या सकते हैं। अब यहाँ पर करण राजीव की बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था, और वो जिस तरह से राजीव कह रहा था उसके दुख को भी अब राजीव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और कहता है, अरे मैं तो अपने परिवार के खिलाफ हो गया, अपने भाई के बच्चों के खिलाफ हो गया। मैंने उन लोगों का साथ देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हर चीज में मैं आगे रहा कि हाँ, मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब कराऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है। धनंजय, सच में तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। अच्छा हुआ कम से कम तुमने हमें अभी ये बता दिया, और थैंक यू सो मच कि तुम ये सब जानते थे, और तुमने हमेशा से ही इस बात को छिपा कर रखा कि कविन, आलिशा मेरे बच्चे हैं। सोचो, अगर उन्हें उस बात के बारे में पता चल जाता तो फिर तो वो ये एक्सपेरिमेंट उन पर भी कर सकते थे। क्योंकि मुझे तो अब कितने सालों के बाद अपने बच्चों के बारे में पता चला है। इसलिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, क्योंकि हम तो यहाँ पर सोच कर आए थे कि किंग के बारे में हमें कुछ पता चलेगा, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ तो देखो ना कहानी कितनी ही उलझ गई है। यहाँ पे तो अब एक और नाम सामने आ गया है और वो है अनंता। अब क्या ही करें। लेकिन हाँ, एक बात का गिल्ट तो हमेशा मुझे मेरी पूरी जिंदगी रहेगा। मैं नहीं जानता कि तुमने और करण ने मुझे माफ़ किया है या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही से ही करण के विपरीत रहा, मैं सबके विरुद्ध रहा। लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे बच्चों को ही प्रोटेक्ट किया है, और वो भी मुझे बिना भनक लगे। और मैंने तुम दोनों के बच्चों के साथ क्या किया, हालांकि ये बात मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, लेकिन मैं इस बात को जितनी बार भी कहूँगा मेरा पश्चाताप कम नहीं होगा। ये कहते हुए ही राजीव की नजरें अब एकदम से ही झुक जाती है, क्योंकि सच में राजीव को अपने किए हुए पर अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। तो वहीं करण गुलेरिया अभी धनंजय पीरामल के सामने अब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। सच में यहाँ पर जब राजीव अपने सारे ही गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, तो गुनाह तो मैंने भी किया है। अब करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय उसकी तरफ देखने लगता है। अब धनंजय उसकी तरफ जब देख रहा था, तब करण अब कहता है, मैंने अपने हाथ से ही अपने बेटे रोहित को मार दिया। अरे मैं जानता हूँ मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। भले ही उस समय मैं अपने होशो हवास में नहीं था, भले ही उस समय मैं उस नेत्रा के सम्मोहन में था, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने अपनी बेटी को तो छोड़ो, मैंने तो अपने एक भाई जैसे दोस्त के बारे में भी नहीं सोचा। मैं अब अपने इस पाप का प्रायश्चित कहाँ पर कर आऊं, क्योंकि जो गलती यहाँ मेरे हाथों से हुई है उसे तो मैं अब सुधार भी नहीं सकता, क्योंकि राजीव तो भले अपनी गलतियों को सुधार भी ले, लेकिन मैं अब उस रोहित को वापस कैसे लेकर आऊंगा। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल, जो कि खुद काफी भावुक हो चुके थे, वो अब करण को संभालते हुए कहते हैं, इस बात के लिए तो मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। ये जानकर के तू बेगुनाह है, उससे मुझे खुशी मिली है, लेकिन सोचो अगर इसमें तुम्हारी गलती होती तो फिर तो तुम्हें मैं खुद भी माफ नहीं कर पाता। लेकिन मेरा बेटा रोहित तो वापस नहीं आ सकता है ना। इधर ये अब तीनों ही दोस्त काफी इमोशनल हो गए थे, और महेंद्र जो कि यहाँ पर इन तीनों को ही देख रहा था। इधर अब इन सब की बातों को सुनते हुए अब बूढ़ी अम्मा कहती है, आज रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए आज रात को हमें यहीं पर ही रुकना होगा, क्योंकि अब हम वापस तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये जंगल बहुत ही बड़ा है और अंधेरे में हम कब तक वहां पर पहुंचेंगे अभी, क्योंकि इस जंगल को पार करना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्या पता रास्ते में कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए अब मेरी मानो कि अब हम यहीं पर ही रुक जाते हैं। अब उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे तो सोने की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा जंगल का जंगल, यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं। अब महेंद्र की इस बात को सुनकर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, ये बात तुम सभी को यहाँ पर रुकने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अरे जब मैं तुम लोगों को कह रही थी कि चलो अब वापस चलते हैं, तो ये बात तो तुम लोगों से ही शुरू होती है ना, क्योंकि अगर तुम लोग ये ऐसे चुपके से पीछे से यहाँ पर नहीं आते तो अब तक तो हम ना जाने कब के वहाँ पर वापस पहुँच चुके होते। जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तब क्या ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आई थी कि तुम यहाँ पर कैसे रुकोगे? अरे वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ पर वापस आ गई, जब मुझे पीछे से तुम लोगों के ना होने की आवाज़ आई। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ कि अब आप लोग कहाँ सोओगे? अब यहाँ पर चलो कर लो अपना अपना इंतजाम, जो जैसे यहाँ पर सो सकता है वो ऐसे ही सो जाओ, क्योंकि अब तो मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र अब मेरे तो बस का नहीं है। वैसे भी मैं तो बूढ़ी बेचारी हूँ। अब उस अम्मा की इस बात पर अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम तो ऐसी नहीं हो ना, तो फिर क्यों इन लोगों के साथ ऐसी बातें कर रही हो? देखो मंदिर के आसपास कुछ फल वाले पेड़ लगे हैं, मैं उन्हें तोड़ कर लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर मेरा कितना ध्यान रखा है, इवन मेरे खाने पीने का भी। तो इतनी बेरुखी के साथ तुम इन चारों को ऐसे क्यों कह रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम इनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकती हो।
अब उस बूढ़े आदमी की इस बात को सुनकर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि तो रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, क्योंकि जब तुम वहाँ पर उन पत्तों को उनको लेने के लिए जाओगे तो कुछ हेल्प मैं भी कर दूंगी। अब वहाँ पर वो बूढ़े अंकल और वो बूढ़ी अम्मा वो दोनों ही अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर अम्मा के हाथ में यहाँ पर एक मसाल थी, जिसकी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर उन दोनों के जाने के बाद यहाँ राजीव गुलेरिया अब अपने तीनों ही दोस्तों से कहता है, क्या लगता है तुम सभी को कि हमें यहाँ पर अभी रुकना चाहिए या फिर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए? क्योंकि देखो अभी हमारे पास मौका भी है। अब वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं तो हम यहाँ पर हम यहाँ से जा सकते हैं। राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि नहीं, हमें अभी नहीं जाना है, क्योंकि हमें अभी तक किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि हम यहाँ पर किंग के बारे में जानने के लिए ही यहाँ पर आए थे कि हमें जरूर यहाँ से कोई ना कोई तो सुराग जरूर मिलेगा। और ये बूढ़ी अम्मा की बातों ने भी मेरे मन में बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पहले तो बस मुझे किंग के बारे में जानना था, लेकिन अब ये बूढ़ी अम्मा ने जैसी जैसी बातें बताई हैं अब तो मेरे सवाल और भी बढ़ गए हैं। और जब तक मैं मेरे सारे ही सवालों के अब जवाब नहीं जान लेता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। क्योंकि अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किंग के बारे में तो अब जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और सबसे बड़ा ये कि क्या वाकई में आयशा किंग की बेटी है? क्योंकि जिस तरह से इस बूढ़ी अम्मा ने बातें बताई हैं, मेरा तो सब उसी साइड ही जा रहा है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो भाई? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि आयशा किंग की बेटी है? अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आयशा किंग की बेटी है। लेकिन मुझे इसके लिए आयशा से बात करनी होगी, क्योंकि हो सकता है शायद आयशा को इसके बारे में पता हो। अगर उसे इसके बारे में पता होगा तो शायद मैं इस बात तक पहुँच सकता हूँ। और उसके लिए या फिर एक और है कि मैं उसके लिए मुझे उसके कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि मैं उसके कॉलेज के थ्रू भी शायद ये डिटेल निकाल सकता हूँ। और हाँ, उसके पुराने घर भी। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, लेकिन एक बात बताओ भाई, उस नेत्रा से बचकर हम सभी दिल्ली में अपना कौन सा काम ही कर पाएंगे? क्योंकि वो नेत्रा कितनी खतरनाक औरत है ये तो अब तक हम सभी जान चुके हैं। हालांकि मैं और राजीव तो पहले से ही जानते थे, लेकिन उसकी शक्तियों को तो अब तुमने और करण ने भी देख लिया है ना कि वो क्या से क्या कर पाएगी। तो सोचो, अगर हम वहाँ पर कुछ भी करने की सोचेंगे तो हम उस नेत्रा को कैसे बहलाएंगे? हम उसकी आंखों से कैसे बच सकते हैं? अरे शीला तो एक कितनी ही कमीनी औरत थी, लेकिन खुद ये देखो ना कि वो तो शीला से भी 10 कदम आगे है। अरे वो शीला तो बस एक मुंह वाली नागिन है, लेकिन देखो उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। तो सोचो, वो नेत्रा तो 100 मुंह वाली नागिन है, इवन 100 से भी ज़्यादा, क्योंकि उसके तो ऐसे कारनामे हैं कि उनको तो गिना भी नहीं जा सकता। अगर वो वहाँ पर वो अपना फन फैला कर बैठी होगी, और फन फैलाकर वो हमारे ही इंतजार में होगी कि कब हम दिल्ली पहुँचेंगे और वो हमें डस ले। क्योंकि ये तो अब हम सभी जानते हैं ना कि यहाँ आने से पहले हम उसका क्या हाल करके आए थे। अरे भाई, वो तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी बातें सुनने के लिए वहाँ आ गई, वरना मैं और राजीव तो कब से वहाँ पर छिप कर बैठे हुए थे। और तुम्हें पता है, अब वो इसी इंतजार में है कि कैसे हम फंसेंगे और उसके जहर से कैसे हम फंसेंगे और वो हमें डस ले। और हाँ, उसके जहर से तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो एक जहरीली नागिन है। हमें दिल्ली जाने के बाद पहले हर एक कदम को अब फूंक कर रखना होगा, क्योंकि सच बताऊँ ना, अब तो मुझे दिल्ली जाने से भी डर लग रहा है कि अब वो पता नहीं उसने हमारे लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे होंगे। महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं,
हाँ महेंद्र, तुम्हारी बात तो सही है एंड थैंक यू कि फाइनली तुमने अब जाकर कहीं कोई सही बात कही, क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम अपनी बातों से हमें पका ही रहे हो। और वैसे भी हम तो यहाँ पर भी कब तक सेफ रहेंगे, क्योंकि मुझे तो अब ये जगह भी सेफ नहीं लग रही है उस नेत्रा से। क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती। अब उसकी यहाँ पर करण गुलेरिया की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है इस बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है यार, क्योंकि ये बात तो सही है कि नेत्रा यहाँ पर भी तो आ सकती है। यहाँ पर ये सभी अभी नेत्रा को लेकर ही काफ़ी परेशान थे कि तभी वहाँ पर अब वो बूढ़ी अम्मा और उसके साथ वो बूढ़े अंकल वे दोनों ही आ जाते हैं। अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा कहती है आ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, आकर खा लो। क्योंकि जब भी वो बूढ़ी अम्मा और वो बूढ़े अंकल वो दोनों ही जब वहाँ पर इनके सोने के लिए कुछ लेने के लिए गए थे तो तभी उन्हें देखा कि इनको भूख भी लगी होगी। तब बूढ़ी अम्मा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि ये थोड़े से फल भी उनके लिए लेकर चलते हैं, भले ही वो चारों कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ उन्हें भूख तो लगी होगी। अब ये सोचकर वो वहाँ पर उनके लिए फल फ्रूट लेकर आ गई थी। इधर अम्मा की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर वो सभी उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और इधर ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा भी अब सभी फलों को नीचे रख देती है और वो सभी वहाँ पर आके नीचे बैठकर अब वहाँ पर उन फलों को खाने लगते हैं। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अम्मा, क्या सिकंदर पीरामल का कोई बच्चा भी था क्या? क्योंकि आपने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर तो आप उसके बच्चे के बारे में जानती होंगी अगर कोई होगा तो। अब सिकंदर की इस बात पर अब वो औरत कहती है ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब वो 20 साल की थी तो। अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ने इतना ही कहा था और ये कहते हुए ही अब वो बूढ़ी अम्मा एकदम से ही खामोश हो जाती है। इधर अब बूढ़ी अम्मा को इस तरह से खामोश देखकर अब महेंद्र पीरामल से रहा नहीं जाता और अब महेंद्र पीरामल फिर से कहते हैं जब वो 20 साल की थी तो क्या वो मर गई? अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा को एकदम से फिर से गुस्सा आ जाता है और बूढ़ी अम्मा अब महेंद्र पीरामल को अब घूर घूर कर देखने लगती है। अब इधर बूढ़ी अम्मा की इन आंखों को देखकर अब महेंद्र फिर से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? क्योंकि मुझे जो लगा क्योंकि आपने अपनी बात पूरी नहीं की ना, तो इसलिए मुझे लगा कि 20 साल की होने के बाद वो मर गई होंगी। अब महेंद्र की इस बात को सुनकर अब जहां तीनों भी उसे अब घूर घूर कर देख रहे थे कि ये महेंद्र तो सच में हमें मरवा कर ही मानेगा, तो इधर अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है जब वो 20 साल की थी तब तक तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि तब तक उसका बच्चा भी नहीं था। इधर जहाँ पर ये सब बातें हो रही थी तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका बूढ़े किंग के रूम में खड़ी हुई थी और उनसे कुछ कहने का ही वेट कर रही थी। या किंग अपनी विंडो के पास खड़े अभी कुछ सोच रहे थे और कुछ ही देर तक सोचने के बाद वो अब अपनी लैब में चले जाते हैं। और अब अपनी लैब में जाने के बाद वो अब अपने ड्रॉर से कुछ पेपर को निकाल कर अब उस लैब से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े किंग यहाँ पर उस लैब में कुछ पेपर को लेने के लिए गए थे। और जब वो पेपर वहाँ पर लेकर बाहर आ जाते हैं तब उन पेपर्स को वो अनिका की तरफ देते हुए कहते हैं ये मेरी सारी की सारी रिसर्च हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लो तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब क्या है। और हाँ, अब मुझसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि मेरी जितनी भी रिसर्च थी मैं अब तुम्हें ये सब दे चुका हूँ। अब तुम यहाँ पर कुछ भी सवाल पूछने से पहले अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि अब जो भी कुछ तुम जानना चाहती हो अब तुम अपनी रिसर्च से और अपने दिमाग की कैलकुलेशन से ये सब जानो। इधर किंग की ये बात सुनते ही अनिका अब किंग के हाथों से उन पेपर्स को ले लेती है और उन पर एक झलक देखकर और उन्हें फिर से समेट देती है। और अब वो बूढ़े किंग से कहती है थैंक यू सो मच। इधर ये कहते हुए अनिका अब उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका को भी अब इन पेपर को भी अच्छी तरह से जो पढ़ना था।
जिसमें यहाँ पर उन्हें किंग के बारे में की गई सारी ही रिसर्च के बारे में पता चल जाता, साथ के साथ उस गोल्डन ड्रग के बारे में भी जिसके बारे में जानने के लिए अनिका यहाँ पर आई थी, और साथ के साथ रोहित की बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ थी, वो सब चीज़ों के बारे में। इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब अनिका अब अपने रूम में पहुंच जाती है तो वहां पर आने के बाद अब वो सबसे पहले अपने बेड पर बैठ जाती है, और अब बेड पर बैठने के बाद वो उन पेपर को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगती है। जहां पर एक तरफ अनिका यहाँ पर इन पेपर्स को पढ़ने के लिए बैठ जाती है, उधर पेरिस से ही दूर एक गांव में अक्षय वर्मा, जहां पर वो भी नताशा के साथ था। अब वो नताशा से कहता है, क्या हुआ है तुम्हें आयशा, क्या क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि यहाँ पर अभी अक्षय वर्मा अभी भी नताशा को आयशा ही समझ रहा था, क्योंकि जब ये यहाँ पर नताशा ज़्यादा बात नहीं कर रही थी तो अब अक्षय वर्मा सोचता है कि शायद आयशा उससे नाराज है। अब अक्षय वर्मा की इस बात पर अब नताशा कहती है, ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने उस हंसराज मारवा से शादी क्यों की? क्योंकि सबसे पहले मुझे तुमसे मेरे सवाल का जवाब जानना है, क्योंकि कितने ही सालों से मैं इस एक ही सवाल को पूछ कर थक चुका हूँ, लेकिन आज मुझे उस सवाल के बारे में जानना है। जब तुम मुझसे इतना ही प्यार करती थी तो तुमने उस हंसराज से शादी क्यों की? क्योंकि ये तो तुमने खुद ही दिखा दिया। अब जब मेरी जान खतरे में थी तो तुमने ही मुझे आकर बचाया है। और अब उस धनंजय पीरामल से प्यार क्यों किया? क्योंकि तुमने हंसराज से तो शादी की और धनंजय पीरामल से तुमने प्यार किया। ये तो मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ ना आयशा। अब यहाँ पर अक्षय वर्मा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी से नहीं। और हाँ, इससे पहले कि तुम और भी कुछ भी कहो, मैं तुम्हें अब सबसे पहले ही बता दूं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा अब जैसे कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप को मेरे हिसाब से ढालना पड़ेगा। समझ गए ना? लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें फिर से वही पनिशमेंट दूंगी जो मैं तुम्हें पहले कॉलेज में दिया करती थी। तुम्हें वो पनिशमेंट याद है या फिर तुम ये भूल गए हो? अब यहाँ पर नताशा की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा नताशा को एक जोर का हक करते हुए कहता है, काश मैं तुम्हें बता पाता कि इतने सालों में मैंने तुम्हें सच में कितना ही मिस किया है, और आज मुझे तुम्हारी ये बात सुन के जो सुकून मिल रहा है मैं वो उसे नहीं जता पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर अक्षय की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर नताशा खुद को अब अक्षय वर्मा से अलग करते हुए कहती है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? अब अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद के लिए तुम आगे क्यों नहीं आए? हाँ, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे ना अक्षय, कि मेरी माँ को इलाज की ज़रूरत है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। अब यहाँ पर नताशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा अब अपनी आंखों को एकदम से ही नीचे झुका लेता है और अब वो कहता है, आई एम सॉरी आयशा। सच कहूँ तो मेरा गुस्सा और मेरी जलन दोनों ही मेरे प्यार पर उस समय हावी हो गई थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और वही नफरत उस प्यार पर हावी हो गई थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। क्या तुम उसके लिए मुझे कभी माफ नहीं कर सकती हो क्या? क्योंकि मैं मानता हूँ कि उस समय मैंने गलती की। मुझे उस समय गुस्सा तुम पर था, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तो हेल्प कर ही सकता था, जिससे खुद ब खुद तुम्हारी भी हेल्प हो जाती। अब यहाँ पर अक्षय वर्मा की इस बात पर अब नताशा कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे हंसराज मारवा से शादी करनी पड़ी थी। उसका क्या? क्योंकि अगर उस समय तुम मेरी हेल्प करते तो फिर मेरे सामने ऐसी कंडीशन ही नहीं आती कि फिर मैं उस हंसराज जैसे इंसान से शादी करती। अब यहाँ नताशा अब ये कहते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं अक्षय वर्मा अब अपने गिल्ट में ही वहीं पर ही खड़ा था, क्योंकि यहाँ पर नताशा की बातों को सुनकर अब उसको अपने किए हुए पर काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था। वहाँ नताशा अभी अपने मन में ही सोचती है कि आखिर क्यों आयशा उस शादी से भागते हुए रुक गई थी,
क्योंकि आयशा ने तो अब उस दिन जब उसकी शादी हंसराज से होने वाली थी, उसने तो वहां से भागने का अपना प्लान भी बना लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो वहां रुक गई? उस समय वो भागी क्यों नहीं? मुझे भी ये सच जानना था कि आखिर क्यों आयशा ने हंसराज से शादी की। अब अक्षय, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं जब मुझे खुद ही नहीं पता कि आयशा ने ऐसे क्यों किया, और उसने मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। इधर नताशा जो यहाँ पर ये सब सोच रही थी, तो इधर दूसरी तरफ लंदन के पास बने उस गांव में अलेक्जेंडर अभी अपने रूम में सो रहा था। तो वहीं उसकी बड़ी रानी उसके पैर दबा रही थी, और वो अब अपने मन में ही सोचती है कि कितना कितना काम किया है आज मेरे इस बच्चे ने। ये सच में थक गया होगा, क्योंकि जब भी अलेक्जेंडर सो जाता था तो यहाँ पर कवि अनंता आकर उसके ऐसे ही हाथ पैर को दबाकर उसकी थकान को दूर करती थी। और ये सोचकर ही वो अलेक्जेंडर के पैरों में अब एक हर्बल ऑयल लगा रही थी, और अब उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि तभी अब उसके कानों में अलेक्जेंडर के बड़बड़ाने की आवाज आती है। अलेक्जेंडर जो कि अब सोते हुए बड़बड़ा रहा था, बड़ी बड़ी मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ, आप मुझे अपने पास बुला लो बड़ी, आई नीड योर मैजिकल हग। ये इधर अलेक्जेंडर जो ये सब कह रहा था, उसे सुनकर अब यहाँ पर अनंता सोचती है कि वो अपने बड़ी को बहुत ही, यानी कि सिकंदर को बहुत ही याद कर रहा है। और ये सुनते ही अब वो औरत अपने मन में कहती है, आपके बड़ी के मैजिकल हग को तो मैं भी बहुत ही मिस कर रही हूँ। इधर ये कहते हुए ही अब वो अलेक्जेंडर को एक फोरहेड किस करती है, और उसके बाद अब वो उस रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है। इधर वो बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ बढ़ती है। थोड़ी ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो अपने रूम में चली जाती है, और वहां जाने के बाद अब वो अपने ही ख्यालों में थी। तो वहीं अब उसके कानों में अब यहाँ पर भाग्यश्री की आवाज आती है, जो कि कह रही थी, क्या हुआ है मैडम, कुछ सोच रही हैं क्या आप? इधर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब डॉक्टर अमृता कहती हैं, कुछ खास नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि आखिर उस नेत्रा को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब उस नेत्रा को ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक सर जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे ही होगा, क्योंकि अगर नेत्रा को खत्म करना इतना आसान होता तो अब तक तो उसे खत्म किया जा चुका होता। इधर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है कि होगा इस बार जरूर होगा, बस मुझे एक बार ये पता चल जाए कि वो केमिकल कहाँ पर है। जैसे ही मुझे उस केमिकल के बारे में पता चल गया, फिर तो उस नेत्रा को कोई भी नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर अब भाग्यश्री फिर से कहती है, लेकिन मैडम आप किस केमिकल की बात कर रही हैं? कौन सा केमिकल है जिससे उसे खत्म किया जा सकता है? अब भाग्यश्री की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर कवीन अनंता कहती है, उस केमिकल को हमारे गुरुदेव ने बनाया था बहुत सालों पहले, और उसी केमिकल को ही पाने के लिए तो उनकी जान ले ली गई थी, और ये बात मुझे काफी वक्त के बाद पता चली थी। अब यहाँ पर अब कवीन अनंता की ये बात सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, तो मैडम वो केमिकल कहाँ पर छुपा कर रखा होगा आपके गुरुदेव ने? क्योंकि अगर आपके गुरुदेव ने उस केमिकल को बनाया है तो सच फिर तो उन्होंने ही उसे कहीं पर छुपा कर रखा होगा ताकि वो उन लोगों के हाथ ना लगे। अब भाग्यश्री की इस बात पर अब कवीन अनंता कहती है, पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आखिर वो केमिकल कहाँ पर रखा होगा। मुझे भी बस उसी केमिकल का ही इंतजार है, बस एक बार वो केमिकल है कैसे भी करके मुझे मिल जाए, उसके बाद तो इस नेत्रा का खेल खत्म और फिर सर जी की भी उल्टी गिनती शुरू।